गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अनुसूचियाँ। इस फर्स्ट स्लाइड से ही आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा ना, क्योंकि हमने फर्स्ट स्लाइड से ही आपको सिखाने की कोशिश करी है। क्योंकि कुछ जो अनुसूचियाँ हैं, जो संविधान संशोधन जब आपका संविधान लागू हुआ था उस टाइम नहीं हम इंक्लूड कर पाए थे, और कुछ संविधान संशोधन के द्वारा इसमें इंक्लूड करी गई है। कहीं ना कहीं वो भारतीय संविधान में छूट गई थी ना, हम उसकी बात कर रहे हैं आज। तो अनुसूचियाँ आखिर होती क्या है, हम आगे डिस्कस करेंगे इसका। लेकिन हमारे पास कुल मूल संविधान में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, तो हमारे पास 8 अनुसूचियाँ थी। उसके बाद हमने संशोधन के द्वारा संविधान संशोधन किया, उसके बाद हमारे पास कुल 12 अनुसूचियाँ हो चुकी है। तो आपको इस डायग्राम से ही काफ़ी कुछ देखने को सीखने को मिल रहा होगा कि पहला संविधान संशोधन हमने किया है ना, कब किया? 1951 में फर्स्ट संविधान संशोधन किया हमने 1951 में, और नवी अनुसूची जोड़ी गई है ना। तो इसकी रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ी? मेन कारण तो ये है ना, हमें रिक्वायरमेंट पड़ी क्यों, हमें संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा, और नवी अनुसूची की ज़रूरत क्या पड़ी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि नवी अनुसूची की हमें ज़रूरत इसलिए पड़ी, यहाँ पे आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे भूमि सुधार है ना, भूमि सुधार से संबंधित है ये। क्योंकि जब आपके मौलिक अधिकार हम पढ़ेंगे तो मौलिक अधिकार में आपका अनुच्छेद 31 में स्पष्ट रूप से लिखा है कि 31 जो बोलता है कि आपको मौलिक अधिकार, आपका संपत्ति अधिकार आपका मौलिक अधिकार बन चुका है, तो उसको आप कोई भी मौलिक अधिकार से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। इसमें एक आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार भी है आपका, कौन सा? 32 अनुच्छेद 32 आपका क्या बोलना चाह रहा है कि आप यदि आपको मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं तो कोई भी सरकार कानून आपको आपके मौलिक अधिकारों से छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसके लिए आप न्यायालय में जा सकते हो, न्यायालय में पिटीशन लगा सकते हो कि हमारे मौलिक अधिकार के खिलाफ जा रहे हैं ना, तो उसको जेल हो जाएगी, ये स्पष्ट रूप से। तो इसकी शिथिलता के लिए क्या किया इन्होंने? पहला संविधान संशोधन किया था 1951 में, जब उन्होंने लागू कर दिया उसके बाद हमें पता चला कि हमें यदि रोड बनाना है, ठीक है, क्योंकि ये पहले ही आपका संपत्ति का अधिकार दे चुके थे लोगों को कि संपत्ति का अधिकार है, जिसको जमींदार लोग हैं, जो जमीन वहाँ पे अब खेती कर रहे हैं, तो उनको वहीं पे उनको संपत्ति का अधिकार दे दिया था, पट्टे वट्टे सब चालू हो गए थे ना। तो इस टाइम ये बोला गया था कि यदि हमने उनको पट्टे दे दिए हैं, यदि हमें ज़रूरत पड़ी, जैसे हमें अभी आपकी उस टाइम रेल लाइन भी नहीं थी ना, तो ट्रेन के लिए पटरी बिछाना है या नहर निकालना है पानी के लिए, तो वो अगर उस खेत से पानी नहीं ले जाने देंगे ना, या नहर नहीं खोदने देंगे किसान, है ना, तो हम उसमें कैसे आप विकास कर पाएंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें थी उस टाइम। तो भूमि सुधार से संबंधित है ये फर्स्ट अनुसूची। तो इसके लिए इन्होंने जो अनुच्छेद 31 है ना, उसको शिथिल किया था और उसको मौलिक अधिकार से हटा दिया था। ठीक है, मौलिक अधिकार से हटा के उसको आपके संवैधानिक अधिकार में दे दिया था, है ना। तो इसको मौलिक अधिकार से हटा के उसको कहाँ संवैधानिक अधिकार दे दिया था, और संपत्ति का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। तो उसमें ये लिखा गया भूमि सुधार में कि सरकार अगर चाहे तो आपको पूरा खेत भी ले सकती है। ठीक है, यदि इसको डेवलपमेंट करना है, कुछ विकास करना है समाज के हित में, तो या शासन के हित में, तो उसको वो आपकी पूरी ज़मीन ले सकती है, उसका आपका मुआवजा मिल जाएगा। जैसे अक्सर आप देखते हो रोड कहीं से भी निकल जाता है, बाईपास निकल रहा है या पटरियाँ डल रही है अभी ना, देख ही रहे हो आप लोग ना, या कहीं से नहर निकल रही है, तो ये सब चीज़ें अगर सरकार चाहे तो आपसे ज़मीन ले सकती है ना, और आप उस पैसे को यूज करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाइए, है ना। तो इसके लिए उन्होंने नवी अनुसूची जोड़ी थी। तो आपका वहाँ से आपको दो दो चीज़ें सीखने को मिलेगी कि एक तो संविधान संशोधन हुआ, दूसरा हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार नहीं है, पहले था। जब 1950 लागू हुआ था उस टाइम मौलिक मौलिक अधिकार तक हम संपत्ति किसी को नहीं दे सकते, है ना। और इसके लिए अनुच्छेद अनुच्छेद 32 से बना है कि आप यदि आपके खिलाफ आपके विरुद्ध कोई मौलिक अधिकार से छेड़छाड़ करता है तो आपको संवैधानिक उपचारों के अधिकार के द्वारा आप न्यायालय में उसकी अपील कर सकते हो। ठीक है, लेकिन इसमें ये स्पष्ट रूप से बोला गया कि इसमें आपका न्यायालय नहीं जा सकते हो ना, आपका कोर्ट केस लगेगा इसमें। सरकार आपको आपकी ज़मीन को यूज कर सकती है, स्पष्ट रूप से आपको उसका मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो चुका होगा। अब दूसरा देखते हैं हम लोग, दूसरा क्या होता है। 52वां संविधान संशोधन देखेंगे तो 52वां संविधान संशोधन के द्वारा हमने कौन सी अनुसूची जोड़ी? 10वीं अनुसूची जोड़ी थी। ठीक है, 10वीं अनुसूची क्यों जोड़ी थी हमने? ये कब जोड़ी थी? 1985 में। देखो 1951 से हम डायरेक्ट कहाँ चले गए? 1985 में। वैसे हमने आपको एक चीज़ नहीं बता पाया यहाँ पे, आपके आखिर अनुसूची होती क्या है, हमने पहले डिस्कस नहीं कर पाया। तो कहीं ना कहीं अनुसूची का मेन उद्देश्य क्या है? अनुसूचियाँ तो वैसे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद में हम उसको नहीं इंक्लूड कर पाए थे, इसलिए अनुसूचियों की से वो बात रखी है कि हम उसको इंक्लूड किया है। आपको बात कहना चाह रहे हैं कि हम इस तरह से आपके अधिकार होंगे, है ना।
तो इसमें जो चीज़ हमें 8 अनुसूची में नहीं जोड़ पाए थे ना, 8 में हमारा कवर नहीं हो पाया था, उसको हमने बारी बारी से संविधान में संशोधन किया, कि इसमें अनुच्छेद में संशोधन किया और अनुसूचियों के माध्यम से उसकी बात रखी गई है। तो 52वां संविधान संशोधन हमारा 10 दल बदल से संबंधित है। दल बदल जैसे 1985 की बात है, जब कांग्रेस पार्टी की आपकी सरकार बन रही थी, कंटिन्यू बन रही थी, आपको पता ही है ना, क्योंकि उस टाइम तो कांग्रेस दबदबा था, तो कोई उसको हरा भी नहीं सकता था। लेकिन एक पार्टी बीजेपी ने जन्म ली थी कब से, 1980 में, आपको पता ही है ना, अटल बिहारी जी ने उसको उसके संस्थापक थे। तो उस टाइम क्या दल बदल बहुत सारे लोग हो रहे थे, जैसे कांग्रेस पार्टी हार गई चुनाव, तो क्या करते वो लोग, विधायक लोग डायरेक्ट कहाँ जा रहे थे, जहाँ जो पार्टी जीत गई वहाँ पे, बगैर आपके विदाउट चुनाव, जैसे जीत गए वो, तो उनको लगा कि नहीं, हमें यहाँ नहीं रहना है, हम कोई दूसरी पार्टी में जाना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो रहा था, इस तरह से वो दल बदल कर रहे थे। कहीं तो 24 घंटे में भी लोग, जो नेता थे, दूसरी पार्टी में जाके फिर वापस आ रहे थे। ये सब चक्कर चल रहा था। तो उस टाइम उन्होंने एक संविधान संशोधन किया और बावन बावना संविधान संशोधन किया और 10वीं अनुसूची इसमें इंक्लूड कर दी कि कोई भी इसमें जो जैसे स्पीकर है, स्पीकर को अधिकार होगा कि वो कोई भी पार्टी, यदि विधायक आपका वहाँ पे पार्टी छोड़ के जाता है तो उसकी योग्यता निरस्त कर जाएगी, उसको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा उस पार्टी में जाकर। पहले इस्तीफा देगा वो, जिस पार्टी से जाना चाह रहा है उसको इस्तीफा देगा, इस्तीफा देने के बाद आपको वो जो पार्टी ज्वाइन करेगा, ज्वाइन करने के बाद देन उस पार्टी से चुनाव लड़ेगा, जिस पार्टी में गया है उस पार्टी से चुनाव लड़ेगा। यदि वो चुनाव जीत जाता है तभी उसको इंक्लूड करा जाएगा, लेकिन वो पार्टी में चला जाएगा, ये कन्फर्म होता है ना। तो इसके लिए रोक लगा दिया था। तो इसमें पहले एक तिहाई बहुमत की बात जरूरत होती थी। एक तिहाई अगर पार्टी जाना चाह रही है, जैसे आपकी हमने उदाहरण के लिए लिया आप पार्टी ना, आप पार्टी जाने चाहिए बीजेपी में, तो बीजेपी में कब जा पाएगी, जब एक तिहाई बहुमत सिद्ध होता था। लेकिन उसको भी उन्होंने संशोधन करके 2/3 कर दिया था। ठीक है, 2/3 का पूरा बहुमत रहेगा तब वो पार्टी चेंज कर पाई। कोई क्या करते हैं, पहले निर्दलीय चुनाव ले लेते हैं ना, निर्दलीय चुनाव लड़ने के बाद में क्या करते हैं, नहीं हमें तो मंत्री का पद कोई दे रहा है, कोई है ना, कोई सरकार जो बन जाती है वो बोलती है कि मंत्री पद दे देंगे, आ जाओ हमारे पास। तो वो क्या करते हैं, सारे मंत्री जाना चाह रहे हैं तो सारे मंत्री का पूरा ही दल जाना जाएगा, तो उसमें 2/3 भाग होना जरूरी है, तभी वो पूरा दल जाएगा और उसको दोबारा चुनाव की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप एक व्यक्ति जा रहा है, 2 व्यक्ति जा रहा है ना, या 1/3 जा रहा है व्यक्ति, तो इसको उस पार्टी से पहले इस्तीफा देना पड़ेगा। इस्तीफा देने के बाद में देन वो फिर से चुनाव लड़ेगा ना, फिर से चुनाव लड़ेगा जिस पार्टी में गया है और उससे जीतेगा, तभी उसकी योग्यता मानी जाएगी। ठीक है, यही था। इसलिए 10वीं अनुसूची इसमें दल बदल सम्मिलित जोड़ी गई थी। ठीक है, ये मैंने कहना था। अब हम चलते हैं 73वें संविधान संशोधन। 73वें संविधान संशोधन क्या करना चाह रहा है, इसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है 1992-93 में। आपको स्पष्ट रूप से पता है कि गांधी जी ने बोला था, क्या बोला था, कि हम विकास निचले स्तर से करना चाह रहे हैं, है ना। क्योंकि हम ऊपर जो विकास हो रहा है हमारे लेवल पे वो तो हमें पता चल रहा है, लेकिन जो निचले स्तर पे विकास हो रहा है हमें कैसे पता चलेगा, है ना। तो इस व्यवस्था को लागू करने के लिए 1992 में 73वें संविधान संशोधन हुआ था और 11वीं अनुसूची जुड़ी गई थी। ठीक है, जो मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों के लिए थी, है ना। तो हमें एमपी में जब लागू हुआ था ये आपका 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था, है ना, वो पता ही है, जहाँ से सरपंच के चुनाव शुरू हुए थे हमारे यहाँ। ठीक है, तो ये विषय ध्यान रखें, क्योंकि इसमें क्या आपके 28 विषय जोड़े गए हैं, किसमें 28 विषय में इंक्लूड किए गए हैं, है ना। और कि 28 जो कार्य हैं आपके ग्राम पंचायत में हो सकते हैं सरपंच के द्वारा। 28 कार्य जो भी, जैसे वो रोड बनाना है ना, नालियाँ बनाना है, या फिर नल लगाना है ना, या फिर उसको कहीं और भी विकास कार्य करना, जैसे स्कूल बनाना है, ये सब सारे कार्य 28 कार्य टोटल कर सकता है सरपंच, है ना। तो इसके लिए उन्होंने एक पंचायती राज व्यवस्था लागू कर दी थी और इसका चुनाव होने लगा था। ठीक है, आपको पता ही है, सब अगर पूरा पढ़ोगे आप लोग तो सरपंच मेंबर, है ना, ये सब चीज़ें होती हैं उसमें, तो ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड थी। अब ये तो हो चुका है, लेकिन कुछ लोगों का विरोध और था, है ना। क्या बोला था कि भाई तुमने गाँव के विकास के लिए तो पंचायत की स्थापना कर दी है ना। अब हमें नगरों का भी विकास करना है, तो नगरों का विकास हमें कैसा पता चलेगा, उसके लिए कितने विषय हम दिए गए हैं। अब ग्राम पंचायत के लिए जो भी आपके डिसाइड किया वो अच्छी बात है, अभी ग्राम का विकास होगा, लेकिन हमें नगरों का भी विकास करना है, तो उसके लिए क्या करोगे, हम डायरेक्ट केंद्र सरकार से थोड़ी मांग करेंगे, है ना। तो ये सब चीज़ें थी उस टाइम। तो इसको नगर और नगर निगम के लिए 74वां संविधान संशोधन किया गया। कौन सा 74वां संविधान संशोधन किया गया है, जिसमें 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो उनको भी इसी में इंक्लूड किया गया है ना। जैसे हम देखेंगे तो आपका जो ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं किस में होते हैं,
ग्राम पंचायत के चुनाव के 73 में देखेंगे तो आपके क्या है ना, के 343 के में है आपका, और आपका 74 संविधान संशोधन आपका इसमें जो है आपका इसमें होगा ना 343 ही है उसमें, लेकिन उसमें आपका बढ़ा दिया गया है, उसमें कुछ कुछ हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, है ना। तो उसमें इंक्लूड कर दिया आपका पी से लेकर जेड जे तक, है ना, पी से लेकर जेड जे तक उसमें आर्टिकल इंक्लूड कर दिए गए। और इसमें आपका 343 से लेके 343 से लेके 343 से ना, सॉरी, हाँ 343 लेके आपके ओ तक, है ना, ओ तक इंक्लूड कर दिए गए, है ना। इस तरह से उन्होंने अनुच्छेद इंक्लूड कर दिए थे। हम आगे पढ़ेंगे उसको, आपके पास सारे अनुच्छेद क्लियर करेंगे, ठीक है, आप टेंशन नहीं ले। तो इस नगर पालिकाओं के लिए भी उन्होंने 1974 संविधान संशोधन किया और 12वीं अनुसूची इंक्लूड कर दी, ठीक है। तो हम बारी बारी से इसको अध्ययन करेंगे अभी, है ना। नेक्स्ट देखिए अनुसूचियाँ, शेड्यूल्स, हम इसको पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से। अब संविधान, है ना, हम शुरू कर रहे हैं आपकी अनुसूचियों से। आपके संविधान में क्या क्या इंक्लूड है पहले हमें ये तो पता चला है ना, क्योंकि हमने अनुसूचियाँ स्टार्ट कर दी है, लेकिन हमें ये पता चलना चाहिए पहले कि संविधान में आखिर है क्या है, ठीक है। संविधान में हम भाग देखेंगे, इसके 22 भाग थे, पहले भी थे और अभी थे, अभी वैसे 25 भाग हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पे इंक्लूड नहीं है ना। संविधान की किसी भी किताब में आपको 25 भाग देखने को मिलेंगे। अब 22 भागों के अंतर्गत ही उसको संविधान संशोधन हुआ है ना, इंक्लूड हुआ है ए या बी के थ्रू, इस तरह से हम देखेंगे उसको बारी बारी से, है ना। फिर उसमें आपके अनुच्छेद कितने हैं, 395 अनुच्छेद इसमें, ठीक है, 395 अनुच्छेद है, लेकिन हमें 445 के आसपास हमें अनुच्छेद देखने को मिलते हैं, लेकिन वो भी आपके क ख ब, है ना, ए बी सी डी में उसको इंक्लूड कर दिया गया है, इसलिए आपको 395 के अंतर्गत ही आएंगे वो। फिर आप देखेंगे जो कि अनुसूचियाँ हैं टोटल 12 हैं, हमने देख ही चुके हैं कि आपकी 4 अनुसूचियाँ किस परिस्थिति में जुड़ी थी, आपको पता ही है ना। तो 8 + 4 हो जाएगी, 12 अनुसूचियाँ हैं, इसका अध्ययन करना है। अब अनुसूचियों को इंक्लूड क्यों किया गया है, ये कारण हमने पहले ही बता चुके हैं, लेकिन आपको और बता दे रहे हैं। अनुसूचियों में ऐसी आवश्यक या उपयोगी बातें हैं जो उसमें संबंधित पुस्तक में नहीं हो। संबंधित पुस्तक कौन सी, भारतीय संविधान हम जब लागू किया था 1950 में, उस टाइम हमने उसको इंक्लूड नहीं कर पाए थे, कहीं ना कहीं उसको छोड़ दिया था। इसलिए हमने क्या किया है, अनुसूचियाँ हमें संविधान में संशोधन किया और अनुच्छेद जोड़ दिए गए। हम आपको अच्छे से समझा चुके हैं, तो आपको कोई डाउट होगा नहीं इसमें, है ना। तो हम स्टार्ट करें बगैर टाइम वेस्ट किए। देखिए प्रथम अनुसूची, अब प्रथम अनुसूची क्या बोलना चाहिए, पहले ये इसको हम समझेंगे। प्रथम अनुसूची ये बोलना चाहती है कि राज्यों के नाम और उनके राज्य क्षेत्र दिए गए, क्या दिए गए हैं, राज्यों के नाम दिए गए हैं और उनके राज्य क्षेत्र दिए गए कि वो कितने एरिया में उसका राज्य क्षेत्र होगा, है ना। ये देखिए आपको, ये देख रहे हैं हम, जैसे हम अपना एमपी का देखते थे, एमपी का नक्शा बना है, ठीक है, वो इतने एरिया से बाहर नहीं जाएगा, इतने एरिया में उसको विकास करना है। जो भी मुख्यमंत्री बनेगा आपका, वो इतने एरिया में काम करेगा, ठीक है, ये स्पष्ट रूप से उसका जिले डिसाइड किए उन्होंने, उस तरह से किए हैं। फिर आगे देखेंगे तो राज्य क्षेत्र यूनियन टेरिटरी ना आपके, जो इसके साथ आपका कौन इंक्लूड कर दिया गया, आपका संघ शासित प्रदेश भी रहेंगे, राज्य और केंद्र प्रदेश, ना, तो दोनों रहेंगे। इसकी सीमाएं डिसाइड की गई थी कि वो इतनी सीमाएं में आपका उनका प्रशासन रहेगा, ठीक है। तो ये तो इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन आखिर इसकी उपज कहाँ से शुरू हुई है। प्रथम अनुसूची आपका जो कहना चाह रहा है कि अनुसूची ये कहाँ मेंशन नहीं था, है ना। तो हम देखते हैं भाग 1, है ना, भाग 1 में स्पष्ट संघ और उसके क्षेत्र, बस ये डिसाइड किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि उसका क्षेत्र कहाँ तक होगा, ठीक है। इसमें अनुच्छेद इंक्लूड कर दिए ना, 1 से 4 अनुच्छेद। 1 से 4 अनुच्छेद में आपको कहीं नहीं लिखा मिलेगा कि आपके कितने राज्य होंगे, है ना, कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं और वो कहाँ से कहाँ तक होंगे, ये डिसाइड नहीं हुआ था। इसलिए हमने अनुसूची के माध्यम से उसको बात को रखी गई यहाँ पे, ठीक है। तो अनुसूची में ये डिसाइड किया गया कि आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। लेकिन हो सकता है ये इसमें कुछ चेंजेस किया जाए, इसमें कम या ज़्यादा हो, या इसमें कम या ज़्यादा हो, तो कैसे पता चलेगा भाई, हम कहाँ इंक्लूड करेंगे। अनुच्छेद तो हमने एक बार बना दिए और भाग भी डिसाइड कर लिए कि भाग फर्स्ट में हमें मिलेगा कौन सा, एक तो आपके राज्य के क्षेत्र मिलेंगे और सीमाएँ मिलेंगी, ये तो पता हो गया है, बट उसको कहाँ मिलेगा हमें। हो सकता है हमें राज्य कम ज़्यादा करना है, उसकी सीमाएँ कम ज़्यादा करना है, तो वो कहाँ इंक्लूड करेंगे इसको हम लोग, है ना। तो ये इसमें इंक्लूड नहीं था। और अनुच्छेद भी स्पष्ट लिख किया गया था कि आपका अनुच्छेद फर्स्ट क्या बोलता है, हम देखते हैं इसमें अनुच्छेद फर्स्ट क्या बोलना चाह रहा है। भारत राज्यों का संघ होगा, है ना, यह बोला गया कि भारत राज्यों का संघ होगा।
भाई राज्य कितने होंगे ये इसमें नहीं लिखा गया है, कितने राज्य होंगे, कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे, इसमें डिसाइड नहीं किया। तो इसमें स्पष्ट रूप से अनुसूची में डिसाइड किया गया कि उसमें इंक्लूड रहेगा कि आपके 28 राज्य है या 29 राज्य है या 30 राज्य है, ये इसमें इंक्लूड किए जाएंगे ऑटोमेटिक। वो ऑटो मोड पे रहेंगे। अनुसूची क्या है, ऑटो मोड पे रहेगी, उसमें इंक्लूड होता रहेगा। इसमें आपको संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसमें अनुसूची को ये डिसाइड किया गया था कि यदि कोई भी राज्य, जैसे हमने क्या किया था, जैसे 1975 की बात करेंगे हम लोग, तो 1975 के आसपास हमने सिक्किम या गोवा को इंक्लूड किया था ना। तो तो यहाँ पे उस टाइम हमारा राज्य इंक्लूड नहीं था, क्योंकि हम तो संविधान लागू कर चुके थे ना। संविधान लागू करने के बाद हमने अनुच्छेद भी डिसाइड कर दिए थे 1 से 14 4 तक। तो इसमें जब हम ये बोला गया था उनको कि अनुच्छेद भारत राज्यों का संघ होगा, ये तो अब ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कितने राज्य होंगे और कितने केंद्र शासित प्रदेश होंगे ये इसमें नहीं लिखा था, वो इसमें लिखा है। ठीक है, और दूसरे अनुच्छेद क्या बोलना चाह रहा है, दूसरा अनुच्छेद ये बोलना चाह रहा है कि नए राज्यों का प्रवेश या स्थानांतरण हो। ठीक है, या तो हम नया राज्य दूसरा। ठीक है, तो नए राज्यों का प्रवेश, जैसे हमने कोई देश, जैसे हमने सिक्किम की बात करें, सिक्किम पहले किसके अंडर में था आपको पता ही है क्या। 1975 से पहले हमारे पास सिक्किम नहीं था, है ना। ये आपका नेपाल से हमने लिया था इसको। ठीक है, नेपाल और चीन के अंडर में था। तो इसको वहाँ से हमने इसको क्या किया था, कुछ भी जो भी संशोधन हमारे हुए थे, राजनीतिक कारण थे, है ना, उसमें हम इंक्लूड नहीं होंगे। तो वहाँ से हमने सिक्किम को जैसे हमारे अंडर में किया था, तो इसको कहाँ इंक्लूड किया गया, ये अनुसूची के माध्यम से इंक्लूड किया गया था 1975 में ना। इसको इंक्लूड किया गया, जैसे गोवा पहले हमारा राज्य नहीं था, है ना, तो हमने 1962 में इसको आज़ाद करवाया, उसके बाद हमारे पास इंक्लूड किया था। क्योंकि जब संविधान जब लागू हुआ था उस टाइम हमारे पास नहीं था ना, क्योंकि इसको बहुत बाद में हमारे पास आया था। तो इसको इंक्लूड किया गया है अनुच्छेद 2 में इंक्लूड किया गया कि 2 में ये लिखा गया है कि आप किसी भी देश से अगर कोई राज्य बनाना चाहते हो, भूखंड बनाना चाहते हो, है ना, या स्टेट बनाना चाह रहे हो, तो उसको इंक्लूड करेंगे किसमें, ये इसमें अधिकार दिए गए थे किसमें, आपके अनुच्छेद 2 में। लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया था कि वो कहाँ आपके मेंशन होंगे, तो वो आपके अनुच्छेद फर्स्ट में, अनुसूची फर्स्ट में मेंशन होंगे। ठीक है, अब तीसरा तीसरा जैसे हमें मान लो, जैसे एमपी की बात करें, एमपी से हमने छत्तीसगढ़ को अलग किया है। ठीक है, तो पहले हमारे पास जो राज्य थे वो 22वां राज्य जैसे हम बोलते हैं ना, तो छत्तीसगढ़ जब हमने इंक्लूड किया था उस टाइम हमारे पास कितने थे राज्य थे, उस टाइम हमारे पास कम राज्य थे, तो हमने उसको इंक्लूड किया था। तो ये हमने डिवाइड किया, कि एमपी से अलग किया उसको, तो एमपी से अलग किया तो उसमें जो राज्य की जो श्रेणी है, तो संख्या तो बढ़ेगी ना, तो वो हम कहाँ इंक्लूड करेंगे, प्रथम अनुसूची में करेंगे। ये ऑटो मोड में था आपका। तो यदि हम ये स्पष्ट रूप से कहना चाह रहे हैं कि यदि भारत, ये हमारा भारत है, कौन सा, ये भारत है हमारा, यदि इसके अंदर ही कुछ संशोधन होते हैं, है ना, और इसी में हम जैसे टुकड़े कर दिए, जैसे हम मध्य प्रदेश के 2 टुकड़े कर दिए हमने, ए और बी कर दिया। मान लो हमने इंदौर को अलग राज्य बना दिया, ठीक है, और ये ग्वालियर को अलग राज्य बना दिया। तो इसमें आपके जो राज्य हो, तो राज्यों की जो संख्या तो बढ़ जाएगी ना। तो ये कहाँ, कौन सा अनुच्छेद के द्वारा हम करेंगे, ये अनुच्छेद आपके 3 के द्वारा करेंगे। किसके अनुच्छेद द्वारा, अनुच्छेद 3 के द्वारा हम इसको बढ़ाएंगे ना, आपके राज्य बनाए जा सकते हैं, लेकिन वो इंक्लूड होंगे आपके अनुसूची फर्स्ट में। इस तरह से आपका, यदि हमने मान लो ये बाउंड्री, इससे बाउंड्री से हमने यहाँ से मान लो चीन से ही कुछ खरीद लिया है ना, हमने ज़मीन खरीद ली, वहाँ से हमने राज्य बना दिया। तो सिक्किम की बात करें ना, तो यहाँ पे हमने एक राज्य बना दिया। तो ये कौन से अनुच्छेद के द्वारा करेंगे, हम अनुच्छेद आपके 2 के द्वारा करेंगे। अनुच्छेद 2 में ये लिखा गया है कि आप किसी भी प्रदेश से, है ना, किसी भी देश से एक भूखंड लेके उसको राज्य बना सकते हो, ये लिखा है। ठीक है, तो ये इंक्लूड तो यहाँ से करेंगे, इस अनुच्छेद के अंदर करेंगे, और भाग फर्स्ट में रहेगा। लेकिन आपका जो संख्या है या राज्य का नाम है वो कहाँ से डिसाइड होगा, आपका प्रथम अनुसूची से होगा। ठीक है, तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि हमने इसको क्यों किया। लेकिन इसमें एक कारण और भी है। चौथा अनुच्छेद क्या बोलता है, कि चौथा अनुच्छेद ये बोलना चाह रहा है कि आपके दूसरे और तीसरे अनुसूची के द्वारा जो संशोधन किया गया है, जो कार्य किया गया है तीसरे और दूसरे अनुच्छेद के अंतर्गत, उसको हम इंक्लूड करेंगे। ये इसमें प्रावधान है कि आपको इसमें आपके प्रदेश में इंक्लूड कर सकते हो। ये अधिकार दिया कि आपकी दूसरे या तीसरे अनुच्छेद के द्वारा आपने जो भी कार्य किया है, या फिर जो भी इंक्लूड हुआ है, या आपने भूखंड दे दिया, मान लो हो सकता है कि आपका जम्मू कश्मीर का भी ये आपका पाकिस्तान में जाने वाला है, ये सब कम करना है। ठीक है, तो वो आपका रिकॉर्ड कहाँ रहेगा, आपका इस रिकॉर्ड में अधिकार दिया गया है आपको अनुच्छेद 4 में। लेकिन यहाँ पे कम हुआ ना, तो कम हुआ, इसका इंक्लूड कहाँ करेंगे, अनुसूची फर्स्ट में। ठीक है, तो स्पष्ट आपको समझ में आ गया होगा ये। तो हमारा भाग फर्स्ट क्लियर हो जाता है इससे, और हमारा 4 अनुच्छेद भी इसमें कवर हो जाते हैं, और आपकी प्रथम अनुसूची यही बोलना चाह रही है। ठीक है, तो आपको पता ही है अभी हम वर्तमान में कितने हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं।
आपको गिनाने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए, सारे आपको डायग्राम में दिख ही रहे हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अनुसूची लें बगैर टाइम वेस्ट किए। अब दूसरी अनुसूची हमारी क्या बोलना चाह रही है? दूसरी अनुसूची निम्नलिखित अधिकारों के वेतन भत्ते, ये मुख्य रूप से मनी से संबंधित है। जो पैसा है उसको आपने अधिकारी रखे हैं, उसको वेतन भत्ते कहाँ से डिसाइड करोगे, कौन किस मत से दोगे? भाई ये अनुसूची नहीं बनी ना, अनुसूची सॉरी अनुच्छेद नहीं दिए है ना इसमें, अनुच्छेद किसी भी अनुच्छेद में को इंक्लूड नहीं है कि वेतन भत्ते कहाँ से डिसाइड किए जाएंगे। जैसे अभी ये दिनों दिन लागू हो रहा है, आपको पता ही है। अब ये 4% बढ़ा है, ये पहले 4% बढ़ा था, ये कहाँ इंक्लूड होगा? तो आपको अनुच्छेद में संशोधन नहीं कर सकते ना, आप लोग संशोधन नहीं कर सकते उसमें, कैसे करोगे कि संशोधन करके हम उसको बढ़ाएं, है ना? किसी का वेतन भत्ते बढ़ाए, तो ये नहीं है। तो वेतन भत्तों का जो रिकॉर्ड है वो कहाँ रहेगा, वो डिसाइड किया था आपका अनुसूची दूसरी में डाला गया, है ना? अनुसूची दूसरी में डाला गया था इसको कि वेतन भत्ते आपके डिसाइड होंगे कहाँ से, अनुसूची दूसरी से। तो इसमें किस किस के जो वेतन भत्ते लागू होंगे ये भी दिया गया है इसमें। भारत का राष्ट्रपति, चूँकि राष्ट्रपति के अनुच्छेद हम देखेंगे, सारे अनुच्छेद पढ़ लेंगे, यदि आप देखोगे तो 1952 में आपको स्पष्ट रूप दिया है कि एक राष्ट्रपति होगा, है ना? और उसकी शक्तियाँ दी गई 53 में, 54 में चुनाव दिए गए हैं, है ना? 55 में आपको उसका कार्यस्थल 5 वर्ष के लिए रहेगा, और 56 में दी गई योग्यताएं, 57 में उसकी कुछ निर्देशन दिए गए थे, कुछ कंडीशन दी गई थी, है ना? और 58 में आपको स्पष्ट रूप दिया गया था कि वो किस तरह से राज्य करेगा ना, क्या क्या हो रहेगी उसमें। और 59 में उसको दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, है ना? दोबारा राष्ट्रपति का चुनाव होगा, ये दिया गया है कि हम उसको दोबारा राष्ट्रपति चुनाव करवा सकते हैं। और 60 में आपको स्पष्ट रूप से शपथ दी गई है ना? और 61 में आपका महाभियोग दिया गया है ना? और भी इसके अनुच्छेद हैं 82 85, तो उस बात में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो इस तरह से राष्ट्रपति के सारे उसमें इंक्लूड है, लेकिन कहीं पे भी ये इंक्लूड नहीं था कि उसको वेतन भत्ते कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, देखो वेतन और भत्तों का डिसाइड वहाँ पे नहीं था। ये क्या था, इस टाइम इसको वेतन भत्ते इसमें डिसाइड नहीं था कि वेतन भत्ते मिलेंगे कहाँ से, जैसे ये पैसे मिलेंगे, पैसे किस मत से मिलेंगे उसको। ठीक है, तो ये डिसाइड नहीं था। तो इसके भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का आप देखोगे तो आपका शपथ तो ले लेता है 69 में। ठीक है, 69 में शपथ ले लेता है, और ये 60 में शपथ ले लेगा। ठीक है, लेकिन वेतन भत्ते इसके भी डिसाइड नहीं थे। इस तरह से आपका ये हो गया। दूसरा, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इसका भी डिसाइड नहीं था। ठीक है, ये भी कहीं अनुच्छेद में नहीं मिलेगा हमें। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, है ना? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति आपका ये जो होता है ना, सॉरी ये गलत है आपका, ठीक है, इसको सही कर लेना। ये 159 आएगा। ठीक है, राज्यपाल आपका 159 है। ठीक है, इसको सॉरी मैंने राष्ट्रपति समझ लिया था। तो आपका जो यहाँ पे उपसभापति ये ना, या उपराष्ट्रपति जो होता है उसका आपका 69 में है। ठीक है, ये ध्यान रखें। फिर क्या है, राज्यपाल के सभापति और उप सभापति, इसको हम उपराष्ट्रपति बोलते हैं, इसमें इंक्लूड नहीं हो तो उपराष्ट्रपति पढ़ ले उसको। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा उसको वेतन भत्ते मिलेंगे उसको। ठीक है, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष उपाध्यक्ष, है ना? जैसे विधानसभा में जैसे आपके अध्यक्ष उपाध्यक्ष नहीं होते हैं, उनके वेतन भत्ते कहाँ से डिसाइड होंगे, वो इसी से होंगे, अनुसूची दूसरे से। राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, राज्य के विधानसभा परिषद जो होते हैं हमारे पास, हमारे तो हैं, जैसे यूपी में हैं, तो वहाँ पे वो उनके कहाँ से वेतन भत्ते डिसाइड होंगे, वो भी इसी से होंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, है ना, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते भी इसी डिसाइड होंगे। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते भी यहीं से डिसाइड होंगे। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसको CAG बोलते हैं, इसको हम पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़े जाएंगे, इसको भी पढ़ेंगे। ठीक है, अब एक बार में याद कर लोगे इसको। तो इसके वेतन भत्ते कहाँ से डिसाइड होंगे आपके, इसी से होंगे। तो ये कुछ उच्च अधिकारी या आपके प्रशासनिक अधिकारी हैं, उनकी बात हो रही है। ठीक है, हमारे नहीं है ना, हमारी ये नहीं है, कर्मचारी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो स्पष्ट ध्यान रखें, इनको इंक्लूड किया गया आपका वेतन भत्तों के लिए यहाँ पे अनुसूची दूसरी में। ठीक है, तो ये विशिष्ट हो गया होगा आपको। आगे चले हम लोग। अब तीसरी अनुसूची की बोलना क्या चाह रही है आपको, ये पहले समझो उसको, क्योंकि हमने डिफिनेशन तो पहले समझ चुके हैं, तो आपको डिफिनेशन बार बार दोहराने की जरूरत है नहीं। अब शपथ, भाई आपके पास वेतन भत्ते मिलने शुरू हो गए, आपको शपथ भी लेना पड़ेगा, आखिर काम क्या करना है आपको, है ना? ये शपथ लेने के लिए हमने शपथ को पहले डिसाइड कर चुके हैं, हम भी आपको उपराष्ट्रपति की शपथ अपने कब लोगे, उपराष्ट्रपति तो 69 के द्वारा ले लोगे उपराष्ट्रपति की, और आपकी राष्ट्रपति शपथ लेता है आपको 60 के द्वारा, है ना? और ये देखो आपका उपराष्ट्रपति 2 दिया गया है 60 में, 59 में ये आपको दिया गया है राज्यपाल शपथ लेगा, और 69 में आपका शपथ लेगा कौन, 69 के द्वारा शपथ लेगा उपराष्ट्रपति। ठीक है, और 124 के द्वारा भी आपका शपथ हो जाती है ना कुछ लोगों की,
तो आपको पता ही होना चाहिए। और 219 में भी शपथ दी गई है। तो इस तरह से आपके शपथ तीन लोग तो स्पष्ट रूप से ले लेते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। तो इनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है। तो शपथ कौन कौन लेंगे इसमें? संघ के मंत्री। भाई मंत्री किसी को बनाया आपने तो वो शपथ कहाँ से लेगा? अनुच्छेद में तो लिखा नहीं कहीं हमने, तो उसको इंक्लूड किया गया तीसरे अनुसूची में। संसद के लिए निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी। संसद के लिए निर्वाचन अभ्यर्थी जो निर्वाचित होकर आएगा उस वो कहाँ से शपथ लेगा? ठीक है। मंत्री तो ले चुके हैं लेकिन निर्वाचन भी तो होगा ना उसमें, कुछ मनोनीत भी किए जाते हैं। वो संसद कहाँ से लेंगे? वो इसी से लेंगे। ठीक है, तीसरे अनुसूची से। संसद के सदस्य जो होते हैं वो कहाँ सदस्य लेंगे? भाई मंत्री बना दिया तो सदस्य ले लिए हैं, जो आपके निर्वाचित हैं उनको भी ले लिए, लेकिन कुछ मनोनीत भी करते हैं हम लोग, है ना, एंग्लो इंडियन भी आता है, तो वो कहाँ से लेंगे? वो संसद के ये भी से ले लेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जैसे न्यायाधीश बना दिया गया, नियुक्त किए गए, है ना, तो वो शपथ कहाँ से लेगा आपका? वो इसी से लेगा। भारत के नियंत्रक हैं सीएजी कहाँ शपथ लेगा? क्योंकि सीएजी में हमने पूरा पढ़ा है लेकिन सीएजी के जो अनुच्छेद है आपके 148 से, है ना, 148 से आपको 50 के इसमें मिलेगा, है ना, 51 भी है उसमें, 150 से, सॉरी, है ना, 148, सॉरी, 148 से 148 में सीएजी का जो पद है वो प्रधान किया गया है, इसमें दिया गया है। लेकिन आपके 50 से 51 तक कहीं पे भी, है ना, 51 तक कहीं पे भी शपथ का ब्यौरा नहीं आता, ना आपके वेतन पत्र दिखे है उसमें अनुच्छेद में। तो आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि यहाँ पे वो शपथ लेगा यहाँ पे। ठीक है, इस अनुसूची के द्वारा शपथ लेगा। कौन सी? तीसरी अनुसूची के द्वारा। और राज्य मंत्री जो होते हैं वो भी शपथ लेंगे। भाई राज्य के मंत्री बनेंगे तो शपथ क्यों नहीं लेंगे वो? ठीक है। राज्य विधानसभा के लिए निर्वाचन के लिए अभ्यर्थी, है ना, राज्य विधानसभा के लिए जो निर्वाचन हुआ है उनका अभ्यर्थी भी शपथ लेंगे यहाँ पे। राज्य विधानमंडल के सदस्य रहेंगे, ठीक है, ये भी शपथ लेंगे। और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहेंगे। ठीक है, हाई कोर्ट, है ना, के न्यायाधीश भी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश में पे शपथ लेंगे। ठीक है, तो इतने लोग शपथ लेंगे यहाँ पे तीसरी अनुसूची के द्वारा। ये ओनली शपथ के लिए है, ओथ के लिए। अब आती है हमारी चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची क्या बोलना चाह रही है हमारी? राज्यों और संघ शासित प्रदेश, है ना, जैसे संघ शासित प्रदेश हमारे हैं कि राज्यसभा में स्थान का आवंटन। इसमें भाई अब शपथ ले ली, आपको वेतन भत्ते मिलने शुरू हो गए, आपको कुछ सीट भी तो चाहिए ना, किस सीट में आपको जाना है। तो हमने यहाँ पे काफ़ी कुछ ज़्यादा नहीं शो किया है। आपके 245 पहले होते थे लेकिन अभी कुछ आपके कम कर दिए गए, एंग्लो इंडियन यहाँ से हटा दिए जाएंगे, तो आपके 243 के आसपास रहेंगे, तो दो ही यहाँ से हटाए। ठीक है, तो आपकी टोटल सीट हो जाती है ना, किसकी? लोकसभा के लिए। ठीक है, तो सर्वाधिक आपकी लोकसभा की सीटें कहाँ पे हैं आपको पता होना चाहिए? उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सीटें आपको कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में। इसका आवंटन यहाँ पे किया गया है। आपको एमपी में देखेंगे तो 29 सीटें हैं, ये विशेष रूप से लिख के रखें। ठीक है, लोकसभा की सीटें, है ना, 29 हैं। 29 सीटें आपको देखने मिलेगी कहाँ पे? आपकी सॉरी लोकसभा में। और आपके राज्यसभा में कितनी सीटें हैं? तो 230 है, ये स्पष्ट रूप से लिख के रखें। आपके विधायक कितने हैं? 230। ठीक है, 230 विधायक होंगे आपके। ठीक है, और पहले होते थे लेकिन इंग्लैंड ये हटा दिए सब मनोनीत वाले, और एंग्लो इंडियन आपके 2019 में, है ना, संविधान संशोधन हुआ है आपका 2005, उसमें हटा दिए गए। न्यूनतम सीटें हमारे देखेंगे तो गोवा की हैं सबसे कम सीटें, है ना, गोवा को छोड़ के, जैसे असम को छोड़ के, यहाँ पे लिखा है इसमें असम में 7 राज्य की सीटें हैं, है ना, राज्यसभा की 7 राज्यसभा की सीटें हैं। ठीक है, इसमें राज्यसभा की सीटें, इसमें राज्यसभा की सीटें दी गई है, तो राज्यसभा सीटें हमारे पे 11 ही है ना, ये ध्यान रखिए। कहाँ पे? हाँ, एमपी में 11 ही है। तो राज्यसभा सीटों का आवंटन इसमें दिया गया है। ठीक है, आपके विधानसभा लोकसभा का नहीं दिया गया, ये स्पष्ट रूप से ध्यान रखें। तो राज्यसभा की सीटें हमारे पास कितनी है मेरे यहाँ पे? वो इस रूप से 245 दी गई है ना। तो इसमें असम में राज्यसभा सीटें कितनी? 7 है, लेकिन उसके जो आसपास के जैसे मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो इनमें कम सीटें हैं, ये वाला एरिया ना, इनमें कम सीटें हैं। और यहाँ पे आपको, यहाँ पे गोवा में 1 सीटें मिलेगी। तो इस तरह से सीटों का बंटवारा किया गया है। तो सीटों का आवंटन के बारे में इसमें दिया गया है कि आप कम ज़्यादा इसमें कर सकते हो, किसमें? अनुसूची में जोड़ के। भाई अभी जैसे अभी अभी तो परिसन आयोग लागू हुआ है, लेकिन अब कुछ दिनों बाद आपका संशोधन होने वाला है, तो इसमें राज्यसभा सीटें बढ़ जाएगी ना, राज्यसभा बढ़ जाएगी, आपकी विधानसभा बढ़ जाएगी, आपके लोकसभा सीटें बढ़ जाएगी, तो वो कहाँ इंक्लूड होगी? आपकी चौथी अनुसूची में। नेक्स्ट अपने पांचवी अनुसूची क्या बोलना चाह रही है? पांचवी अनुसूची हम देखते हैं, ये अगर आप, हमने इसको स्पष्ट शो किया है। पांचवी अनुसूची ये बोलना चाह रही है कि एसटी की विशेष रूप से इसमें बात की गई है। अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित
जनजाति के क्षेत्रों में, है ना। ये बात हो रही है कहाँ पे, मेघालय, असम, त्रिपुरा और मिजोरम। ये ध्यान रखें, मेघालय, इसको एटम के नाम से भी याद कर सकते हो, है ना, एटम, जिस एटम में स्क्वायर हो जाएगा। तो मेघालय, मिजोरम तो एम के नाम से डिवाइड हो गए, त्रिपुरा आपका और असम। तो इसमें इन राज्यों को छोड़ के जितने भी अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हैं उसको 5वीं अनुसूची में रखा गया है। क्या बोलना चाह रहे हैं, देखो ये वाला एरिया आपका, है ना, ये वाला एरिया आपका, ये वाला एरिया जो है इसमें कौन सा आएगा आपका, एक तो असम आ जाएगा, है ना, असम। हम आगे और स्लाइड देखी शायद हमें देखेंगे, असम, है ना। असम के बाद में आपका आएगा मेघालय, मेघालय के बाद में आपका त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद आपका मणिपुर नहीं है, मिजोरम है, ठीक है। तो इनको छोड़ के जो अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्र है उनमें ये प्रावधान लागू किए गए थे, वही क्षेत्र इसमें आएंगे, ठीक है। तो संबंधित इसमें अनुच्छेद कौन सा है, अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में इसमें उपबंध किए गए हैं, ठीक है। संबंधित अनुच्छेद इसमें है 244। कितने अनुच्छेद इसमें टोटल, 244 अनुच्छेद में इसमें शो किया गया है ना, इंक्लूड है ये। 244 अनुच्छेद क्या बोलना चाह रहा है, अनुसूचित जनजातियों के लिए निवास क्षेत्रों में राष्ट्रपति के निर्देश से जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया गया है। यहाँ पे विशेष रूप से, ठीक है, किसकी सलाह के अनुसार, राष्ट्रपति की सलाह के अनुसार यहाँ पे जनजातीय क्षेत्रों में सलाहकार परिषद का एक गठन किया गया है ना, किससे, 244 अनुच्छेद में इंक्लूड है ये। राज्यपाल को संसद और राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम को अनुसूचित क्षेत्र या उसके किसी भाग पर लागू करने या न करने का अधिकार है, ठीक है। इसमें राज्यपाल डिसाइड कर सकता है कि इसमें आपको लागू करना है या नहीं करना है, इसके बारे में डिसाइड किया गया है, ठीक है। तो इस पर सबसे बोलना चाह रहा है, ठीक है। इसमें कौन सी अनुसूची, 5वीं अनुसूची में, इनको छोड़ के, ये वाले छोड़ के बाकी सब में लागू होगा, ठीक है। देखिए आपका अनुसूचित क्षेत्र ये आपका है। अब छठी अनुसूची क्या बोलना चाह रही है, देखिए छठी अनुसूची ओनली यही वाले एरिया में लागू होगी, कहाँ पे, ये वाला एरिया, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रहा है आपको। ये नागालैंड हटा दिया हमने, ठीक है, मणिपुर भी हट गया आपका, तो क्या बचिए, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ठीक है, इन राज्यों। संविधान की छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के लिए इन राज्यों में जनजातीय लोगों के अधिकारों की रक्षा का प्रावधान किया गया है। इनमें अधिकार दिए गए स्पेशल, ठीक है, बाकी क्षेत्रों से मतलब नहीं है, कहाँ पे, इन्हीं को दिया गया है, अधिकार दिए गए यहाँ पे, है ना। ये विशेष प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 244 के 2 और अनुच्छेद 275 के फर्स्ट के तहत प्रदान किए गए। ये अनुच्छेद याद रखें, क्योंकि आजकल ये सिलेबस में नया ऐड हो चुका है ST SC के लिए, तो ये विशेष रूप से इम्पोर्टेंट हो जाता है। इससे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, और आपको ये राज्य भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। तो संबंधित अनुच्छेद हम देख ही चुके हैं, कौन से, 244 और 275, ठीक है। 22वां संविधान संशोधन इसमें किया गया है, कौन सा संविधान संशोधन, 22वां, ये देखिए, 21वां कुछ और है ना, पढ़ेंगे आगे। 22वां संविधान संशोधन किया गया है 1969 में, आर्टिकल इसमें जोड़ा गया था 244 का ए, ठीक है। संसद असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर, संसद क्या करेगी, संसद कुछ असम के जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य बना सकती है, वो इसको अधिकार है। किस संसद में, आर्टिकल 244 के ए में बोला गया है कि संसद चाहे तो वो असम के कुछ जनजातीय क्षेत्रों को मिलाकर अलग से राज्य बना सकती है, अलग से सरकार चला सकती है, राष्ट्रपति बना सकती है, उसमें सब कुछ बना सकती है, अपने चला सकती है, ये कहना चाह रहे हैं। उसके लिए स्थानीय विधानमंडल यह मंत्रिपरिषद के सृजन की शक्ति है, उसको स्थानीय विधानमंडल बना सकती है, मंत्री सब बना सकती है वो ना, उसको अधिकार प्राप्त है यहाँ पे। राज्यपाल जिला परिषद या क्षेत्रीय परिषद का गठन या विघटन कर सकता है, यहाँ पे राज्यपाल को अधिकार है, राज्यपाल अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे काम, जैसे मुख्यमंत्री हमारे यहाँ काम करता है ना, वैसे वहाँ पे राज्यपाल करेगा, स्पष्ट रूप से ये कहना चाह रहे हो, ठीक है। तो राज्यपाल इसमें डिसाइड कर सकता है, इसमें विशेष प्रावधान दिए गए हैं 244 के ए में, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपको। छठी अनुसूची और क्या बोलना चाह रही है, ये भी देखना चाह रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात और रखी गई है कि इस अनुसूची की तरह 22वें संविधान संशोधन अधिनियम 1969 में संविधान में आर्टिकल 244 जोड़ा गया है, वो पहले जोड़ा गया है, ठीक है, देख ही चुके हम लोग। क्योंकि 22वां संविधान संशोधन क्यों करना पड़ा हमें,
इनको अधिकार देने के लिए, किनको, ये वाले क्षेत्रों को, कि असम असम अपने राज्य बनाने के लिए आपको अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, तो और भी अधिकार की मांग कर रहे हैं वो लोग, लेकिन अभी वैसे डिसाइड नहीं हुआ है, तो आगे चल के हो सकता है कि वो अलग ही आपका देश बन जाए, है ना। तो अपने हिसाब से राष्ट्रपति डिसाइड कर ले, है ना, उपराष्ट्रपति डिसाइड कर ले और वहीं संसद चलने लगे। ठीक है, तो ये होने वाला है। अब देखते हैं सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची हमारे क्या करना चाह रही है। सातवीं अनुसूची स्पष्ट रूप से आपको, सातवीं अनुसूची में कुछ ज़्यादा कुछ मेंशन किया गया नहीं गया है। इसमें मेंशन मोस्ट इंपॉर्टेंट किया गया है सूचियाँ, जिसमें 3 सूचियाँ डिसाइड की गई है, 3 प्रकार की सूचियाँ। संघ सूची, जो संघ में काम करेगी और इसका संचालन करेगी संसद। ठीक है, इसमें कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। और राज्य सूची, जिसमें राज्य को अधिकार रहेगा, कानून बनाने का अधिकार विधानमंडल को रहेगा, है ना, विधानमंडल को अधिकार रहेगा। और समवर्ती सूची में कानून बनाने का अधिकार संसद को भी रहेगा और विधानमंडल को रहेगा। तो इस तीनों अनुसूची से हम इंक्लूड अगर देखना चाहें तो हमें स्पष्ट रूप देखने को मिला कि समवर्ती सूची जो बोलना चाहिए, राज्य की योजनाएं और आपकी केंद्र की योजनाएं साथ साथ चलेगी। ठीक है, इसमें योजनाएं भी लागू होगी और उसके जो कार्य क्षेत्र है उसमें भी लागू रहेगा। ठीक है, और इसमें राज्य सूची में जैसे आपका, जैसे मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है। ठीक है, मुख्यमंत्री आपका वो चल रहा है ना, मुख्यमंत्री आवास योजना, है ना। और यहाँ पे देखेंगे संघ सूची में आपको कौन सा योजना चल रही है आपकी, केंद्र से प्रधानमंत्री आवास योजना चल रही है। ठीक है, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चल रही है, तो ये योजनाएं आपके संघ से चलेगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए। इसमें हम बोलना चाह रहे हैं आपको, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य और केंद्र के मध्य शक्तियों का विभाजन हुआ है। कौन सी, सातवीं अनुसूची में। संघ सूची में पहले 97 विषय थे। जब संघ सूची बनी थी उस टाइम हमने कितने सेशन दिए थे, 97 दिए थे, 97 दिए थे। लेकिन इसमें आपके बाद में इसको इंक्लूड कर दिया गया था, क्योंकि कुछ हमारे क्षेत्र में नहीं आ रहे थे, है ना, तो उसको हम कहाँ से इसको जोड़े गए थे वो देखेंगे आगे। राज्य सूची में 66 विषय आया करते, राज्य सूची को पहले ज़्यादा विषय दिए गए थे, देखिए, है ना, तो उसमें 61 कर दिए गए, अभी वर्तमान में 61 है। समवर्ती सूची में आपके पहले 47 थे, तो उसको 52 कर दिए गए। ठीक है, तो हम देखेंगे न्यायिक प्रश्न, न्यायिक प्रशासन, है ना, न्यायिक प्रशासन इसमें इंक्लूड किया गया संघ सूची में, सॉरी समवर्ती सूची में, है ना, समवर्ती सूची में आपका इंक्लूड कर दिया गया ये न्यायिक प्रशासन। और शिक्षा, इसमें 2-3 विषय 1 है ना, 1 है, शिक्षा है, तो ये इंक्लूड कर दिए गए थे आपके समवर्ती सूची में, क्योंकि ये सबके लिए अधिकार होता है, तो इसलिए इंक्लूड दिए। तो इसमें मुख्य देखते हैं इसमें क्या क्या हुआ है, न्यायिक प्रशासन हुआ है, शिक्षा हुआ है। तीसरा है वन्य जीव जंतुओं के परीक्षणों का संरक्षण करना, जैसे आपको राष्ट्रीय उद्यान लागू हो रहे हैं, टाइगर प्रोजेक्ट लागू हो रहे हैं, ये किसके अंतर्गत है। ठीक है, ये राज्य सूची को दे दिए गए थे। ठीक है, समवर्ती सूची में, समवर्ती सूची में रहते हैं ये। और चौथा है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन आपका दिया गया है। पांचवा है बाढ़ या मापतोल। ठीक है, तो इनको बारी बारी से एक दूसरे में इंक्लूड किया गया था। ठीक है, जो जिसको जहाँ उचित लगा था उसको वहाँ पे इंक्लूड कर दिया था। तो हम देखते हैं, जैसे देखिए ये वाले आपको दिखाई दे रहे हैं स्पष्ट रूप से, शिक्षा, मजदूर और संगठन, ये 3 आपका जो कहाँ थे पहले, ये आपके थे राज्य सूची में। ठीक है, तो इसको समवर्ती सूची में डाल दिए गए। तो यहाँ देखिए हम संघ सूची से स्टार्ट करते हैं। संघ सूची में क्या, विदेशी मामले, विदेश संबंधी थे वो संघ सूची संभालेगी, युद्ध भी संघ सूची देगी। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय संधि भी कौन करेगी, संघ सूची करेगी। विदेशी ऋण कौन देगी, लोन कौन देगी, वो संघ सूची देगी। बैंकिंग संबंधित जो भी कार्य हैं वो संघ सूची देगी। वायु, जल और रेल संबंधित कौन देखेगी, ये संघ सूची देखेगी, है ना। जल तो हमारे यहाँ भी है, हाँ, जल है ना। परिवहन संबंधित पूरा कौन देखेगा, नितिन गडकरी जी देखेंगे, वो दे दिया। जनगणना, जैसे भारत में जनगणना कब होगी, ये कहाँ डिसाइड होगा, आपका एमपी तो अकेला नहीं कर सकता ना, स्टेट वाली जनगणना नहीं हो सकती है आपकी, कहाँ कौन करेगी, आपकी जो केंद्र सरकार वही देगी। अंतर्राज्यीय नदियाँ जो मेंटेनेंस करना है अंतर्राज्यीय नदियों का, तो वो भी कौन देखेगी, आपके केंद्र सरकार देखेगी। तो शेयर मार्केटिंग भी इसमें इंक्लूड है। तो इसमें कुल टोटल अगर विषय देखें हम लोग तो कितने यहाँ पे 100 विषय है। ठीक है, 100 विषय ऐसे हैं जिसमें केंद्र सरकार उसका काम करवा सकती है। नेक्स्ट देखेंगे राज्य सूची का, तो राज्य सूची में देखते हैं राज्य सूची में कृषि रहेगा, है ना, कृषि संबंधित जो भी कार्य होंगे, है ना, पुलिस प्रशासन भी, है ना, जेल, न्याय, सिंचाई
योजना है ना, जैसे बांध बांध बनाना है तो उसकी बात हो रही है। पंचायती राज व्यवस्था लागू पहले कर दी थी हमारी कब लागू हुई थी? 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी। ठीक है। भू राजस्व, ठीक है, लोक स्वास्थ्य, ठीक है, ये भी कौन देखेगा? राजस्व में इंक्लूड किए गए। तो इसमें टोटल कितने विषय आपको पता ही है? राजस्व सूची में कितने विषय आपके? राजस्व सूची में 61 विषय है। ठीक है। और समर्थ सूची में 52 है, 51 है, सॉरी। ठीक है, एक बार देखिए, 52 है, सॉरी। समर्थ सूची में कितने? 52 है आपके। शिक्षा, मजदूर संगठन, है ना, इसमें दोनों ही देखेगी, राजस्व सूची देखेगी और केंद्र सरकार भी देखेगी। देखिए इनमें दोनों विवाद होता है तो किसका मान्य होगा? आपका केंद्र सरकार का। ठीक है। शिक्षा हो गई, मजदूर हो गई, संगठन, है ना, जनसंख्या संबंधित कार्य है, नियंत्रण, राष्ट्रीय जलमार्ग, है ना, जंगल, शिक्षा, वन, जंगली जानवर, है ना, नापतोल, ये सारे आपके कौन देखेगा? समर्थित सूची में इंक्लूड किया गया है, लेकिन राज्य सरकार भी देखेगी इसको और केंद्र सरकार भी इसको देखेगी, दोनों ही देखेंगे। तो आपकी 7 शेड्यूल कंप्लीट हो गई है। अब आती है हमारी मोस्ट इम्पोर्टेंट, है ना, जिससे हमेशा क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको कोई सी भी एग्जाम देख लो या कोई सी ना, आप MPPSC की देखो, MPPSC में आपको अक्सर एक संशोधन देखने को मिलेगा। ठीक है, कि ये भाषा कब जोड़ी गई है, स्पष्ट रूप से। तो इसको अच्छे से याद रखें। मूल संविधान में शामिल 14 भाषाएं थी, ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास 22 भाषाएं हैं वर्तमान। तो पहले मूल संविधान में कौन कौन सी थी? मुख्य मुख्य हम देख लेते हैं। असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, मलयालम, मराठी, ओडिया, पंजाबी और संस्कृति। इसमें ध्यान रखें कि इंग्लिश को कहीं भी स्थान नहीं दिया गया, 22 भाषा में भी नहीं दिया गया है। इंग्लिश का हवा बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे इंग्लिश को अनुसूची में कहीं नहीं रखा गया है। यहाँ पे इंग्लिश को हटा दिए, यहाँ पे स्थान ही नहीं दिया गया है। ठीक है, ये सारी भाषाएं, अगर ऑप्शन आ सकता है कि कौन सी भाषा आपकी 22 भाषाओं में, 8वीं अनुसूची की 22 भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, तो आपकी सबसे इंग्लिश आए तो उसको आंखें बंद करके टिक लगा देना है। ठीक है, ये हमारे भारत के लोग हैं जो सभी ने मांग करी थी। कुछ तो लोगों ने क्या बोला था कि हमें अब आगे हम पढ़ेंगे संविधान संशोधन, 7वां संविधान संशोधन, जिसमें भाषा के आधार पर स्टेट बनाने की बात हो रही थी। ठीक है, जिसमें आपका आंध्र प्रदेश बन भी गया था 1953 में। ठीक है, और देखेंगे बाद में। ठीक है, पहले हम उसको कवर कर लें। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी जो हम देख ही चुके हैं, और अभी हमारे पास 22 भाषाएं हैं। ठीक है, स्पष्ट हो चुका होगा आपको। सिंधी भाषा 1967 से जो सिंधी भाषा जिस सिंधी भाषा हम देखेंगे, पहले सन मायने रखता है। यदि आपको याद करना है तो सन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस समय किसकी सरकार चल रही थी? ठीक है, इंदिरा गांधी की सरकार चली थी, कांग्रेस सरकार चली थी। इसमें भी बोर्ड बैंकिंग है। जैसे आजकल क्या होता है, जिले बनाए जाते हैं ना, जिले हम क्या करते हैं, अभी पांडुरना, है ना, मैयर, और आपका मऊगंज जिला बन गया। वो किस तरह से बना है? आपका चुनाव के उद्देश्य से बना ना। चुनाव जैसे आपके 5 साल तक जब राज चल रहा था बीजेपी का, तो उस टाइम तो उन्होंने कहीं डिसाइड नहीं किया कि ये जिले हम बनाएंगे, लेकिन अचानक जैसे चुनाव आने वाला है तो उन्होंने जिले बना दिए। उसी तरह से यहाँ पे भी क्या हुआ कि हमें सिंधी लोग जो है हमारे पार्टी में इंक्लूड नहीं हो पा रहे ढंग से, तो उनको एक अधिकार दे दो, है ना, सीधी भाषा ही जोड़ दो, सिंधी। तो उन्होंने, इंदिरा गांधी सरकार थी उस टाइम, तो उन्होंने क्या, ये सीधी भाषा जोड़ दी थी और 21वां संविधान संशोधन कर दिया इसमें। तो 21वां एक हम संविधान संशोधन करेंगे तो आपके 0 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। ये भी आपको इसमें इंक्लूड किया गया था उस टाइम, लेकिन अब इसको ये डिस्कस नहीं करेंगे। ओनली भाषा आपकी जोड़ी गई है 1967 में 21वां संविधान संशोधन करके। ठीक है, और 21वां अनुच्छेद आपको क्या बोलता है? दैहिक स्वतंत्रता है ना, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है ना, वो जहाँ रहे रह सकता है, जो खाए खा सकता है ना, जिससे शादी करे कर सकता है, जहाँ उसको जिसको छोड़ना है छोड़ सकता है ना। तो ये सारे अधिकार इसको अनुच्छेद 21 में दिए गए थे, लेकिन 21 में संशोधन किया गया था 1967 में, और सिंधी भाषा को इंक्लूड किया गया था। सिंधी भाषा आपकी राष्ट्रीय भाषा होगी, है ना। तो सिंधी भाषा फर्स्ट भाषा थी, इसमें 15वीं भाषा मानी गई। 15वीं भाषा कौन सी थी बोले तो आपको? कौन सी? सिंधी भाषा। 21वां संविधान संशोधन आपका ये बोलना चाह रहा है। फिर आगे चलेंगे हम लोग, तो आपका 1992 में एक संविधान संशोधन और हुआ, चूँकि इस समय भी हमारी कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस सरकार थी। इसमें आपके जो प्रधानमंत्री थे आपको पता ही है कौन थे, राजीव गांधी जी तो नहीं थे उस टाइम, है ना, लेकिन आपके मोरारजी देसाई थे।
वो प्रधानमंत्री थे उस टाइम, उन्होंने संशोधन करवाया था। और 71वां संविधान संशोधन हुआ था। इसमें आपकी 3 भाषाएं फिर जोड़ी गई। कौन कौन सी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ठीक है, कोंकणी देखिए, मणिपुर वाला एरिया आपको अंडर में नहीं होगा तो उसमें मणिपुर भाषा जोड़ दी। नेपाली, नेपाल से उन्होंने सिक्किम विक्किम लिया था उस टाइम, तो है ना, तो सिक्किम से तो उन्होंने इसको भी इंक्लूड कर दिया। और कोंकणी भाषा पता ही आपको, झारखंड वाला एरिया है ना, तो वहाँ से उन्होंने कोंकणी भाषा उठा लिया था, क्योंकि वहाँ पे उनका दबदबा नहीं होगा, तो उन्होंने वहाँ से एक भाषा ली और 3 भाषा को 1992 में 71वां संविधान संशोधन करके जोड़ दी गई थी। ठीक है, फिर आगे चलेंगे तो 2003 की बात हो रही है। ये सन इम्पोर्टेंट है। इस समय आपके जो प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, है ना। तो इसमें 3 भाषा यहाँ से जोड़ी गई थी, है ना, 4 भाषाएं यहाँ इंक्लूड की थी। ये आपकी 15 तो यहाँ हो गई थी, 15 होने के बाद आपकी 3 यहाँ हो जाएगी थी, 16, 17, 18 भाषाएं में कम्प्लीट हो चुकी है। अब 2003 में फिर भाषा जोड़ी गई है। कौन सा संविधान संशोधन किया इसमें? 52वां संविधान, 52, है ना, 52 संविधान संशोधन किया, 92 संविधान संशोधन किया गया। इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा को इसमें इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, तो हो सकता है कि भविष्य में और भी भाषाएं जुड़ सकती है, लेकिन इंग्लिश नहीं जुड़ेगी। ये अंग्रेजी जहाँ आ जाए ऑप्शन आपको लीड कर दे। ये सब चीज़ें आपको समझाने के लिए बताई गई है, इसको अदरवाइज नहीं ले। ठीक है, राजनीति से हमारा कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझने के लिए कि आपको याद हो जाए और सन याद हो जाए और वहाँ के प्रधानमंत्री भी याद हो जाए मेन तौर पर, है ना, इसलिए आपको इस तरह से समझाया गया है। यदि हमने कुछ गलत बोल दिया तो माफ़ी चाहते हैं। 9वीं अनुसूची, है ना, अब 9वीं अनुसूची हम पहले ही पढ़ चुके हैं, तो थोड़ा पढ़ लेते हैं उसको भी। ठीक है, फटाफट। पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, चूँकि संविधान हमारा लागू हो गया था 1950 में, तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ी थी कि हमें रोड बनाने की, नहर बनाने की, है ना, या कहीं पे नदी बांध बनाना है, तो वहाँ जो कैचमेंट एरिया है ना, बांध का, तो वो तो डिस्टर्ब होगा ना, तो इसके लिए मुआवजा देने के लिए बात हो रही थी। तो हम स्पष्ट रूप से हम बोलेंगे आपको, तो पहला संविधान संशोधन किसके लिए हुआ था? विकास के लिए, भूमि सुधार के लिए, कि भूमि हम, और आपके जो 31वां अनुच्छेद था उसको शिथिल करने के लिए उसको हमने हटा दिया। संपत्ति का अधिकार भाग 7 में भी दिया गया आपका, भाग 7 में संपत्ति का अधिकार था, उसको हटा के अनुच्छेद 300A में जोड़ दिया गया था कि आपका संवैधानिक अधिकार होगा, आपका मौलिक अधिकार नहीं होगा संपत्ति का अधिकार। ठीक है, स्पष्ट रूप से देखिए आर्टिकल 31 और आपका 19 जो एक से इसको भी हटाइए, 19 अधिकार है ना, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, है ना, ये सब चली चीज़। तो एफ इसमें से संविधान संशोधन किया गया, जोड़ा गया था इसमें। 32वां संविधान संशोधन आपको पता ही है, संविधान औपचारिक अधिकार यहाँ पे। आर्टिकल 226 को भी शिथिल किया गया था। 1978 की बात हुई है, 24 अप्रैल 1973 में हुआ था। ठीक है, वामन राव ने 1981 में उसको लागू किया था। इस पर स्टोरी ध्यान रखें। इस सूची में शामिल किसी भी विषय की न्यायालय द्वारा न्यायिक समीक्षा नहीं की जाएगी। मतलब हाईकोर्ट अगर व्यक्ति जाएगा कि हमें जमीन नहीं देना भाई ना, मुआवजा नहीं दे रही सरकार, हमें कुछ और ज़्यादा चाहिए, जैसे कि 1 लाख की ज़मीन है, उसको 5 लाख रुपये मुआवजा चाहिए, वो चला गया कहाँ पे? कोर्ट में। नहीं, हमें 5 लाख चाहिए, तभी हम वहाँ पे नया निकलना देंगे, यहाँ पे वहीं से पटरी डलेगी वहाँ, है ना, या रोड निकलेगा, नहीं तो हम नहीं देंगे। तो ये सब चीज़ें करने के लिए आपको मौलिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार बनाया गया था। ठीक है, यह अनुसूची भूमि सुधार या जमींदार आंदोलन से संबंधित है। ठीक है, ये देखिए, ये जमीन का टुकड़ा सरकार को चाहिए तो आपको दान करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, उसके लिए आपको मुआवजा मिलेगा। 9वीं अनुसूची और क्या बोलना चाह रही है? आप देख ही चुके इसको, है ना, ये अनुसूची भूमि सुधार। ठीक है, ठीक है। अब आती है 10वीं अनुसूची। ठीक है, 10वीं अनुसूची क्या बोलना चाहिए? 10वीं अनुसूची स्पष्ट रूप से को 52वां संविधान संशोधन हुआ था यहाँ पे, लेकिन 1985 में हुआ था। देखिए, ये देखिए सन बहुत पीछे, पहले हम 1951 में किया था हमने पहला संविधान संशोधन, और 52वां हम कर रहे हैं कब? 1985 में। तो हम इसको बता चुके, आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कोई पार्टी से वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है या कोई पार्टी से लड़ रहा है, वहाँ से वो इस्तीफा दे के ही जा सकता है, दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेगा और फिर से चुनाव लड़ेगा, तभी विधायक माना जाएगा या सांसद माना जाएगा। ये स्पष्ट है। तो इस अनुसूची के तहत संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के मामले में अयोग्य ठहराने करने की व्यवस्था है। ठीक है, पहले अयोग्य नहीं होता था, है ना, डायरेक्ट अगर वो चाहे, जैसे कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ा हो और इच्छा नहीं कांग्रेस पार्टी में लेने की, तो बीजेपी में जा सकता था, लेकिन वो 1/3 पूरी पार्टी जाएगी
ये प्रावधान था, लेकिन उसको और बढ़ा दिया गया, उन्होंने 2/3 कर दिया है कि 2/3 पूरी लोग होंगे उस पार्टी के तो वो डायरेक्ट जा सकते हैं, है ना, उनको अधिकार है। लेकिन वो एक एक व्यक्ति जाएगा तो उसको आपको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। आपको 2018 के चुनाव में देखने को मिला हुआ ये, ठीक है। फिर इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन में 1985 के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। ये हो चुका है। ये पार्टी देखो इस्तीफा दे रहे हैं और शामिल हो रहे हैं। दल बदल सम्मिलित था, ये प्रावधान का उल्लेख है इसमें आर्टिकल 102। 102 में आपका 102 देखेंगे तो आपका संसद और ये आपके राज्यसभा, ठीक है। ये राज्यसभा का है और ये लोकसभा का है, ठीक है। तो ये इस तरह से इन्होंने किया है। आर्टिकल इंक्लूड है 102 का 2 और 191 का 2, ये ध्यान रखें। कियोतो होलोहन मामला था। कियोतो होलोहन मामला था ये 1992 में अध्यक्ष का निर्णय न्यायिक समीक्षा के दायरे में था, ठीक है। ये ध्यान रखें। तो हमारी 10वीं अनुसूची भी कंप्लीट हो जाती है। 11वीं अनुसूची क्या बोलना चाहिए आपका? 11वीं अनुसूची स्थानीय प्रशासन था, ठीक है। गांधी जी वाली बात वही है कि हम ग्राम से, है ना, गाँव के लेवल से विकास करना चाह रहे हैं। देखो ये गाँव के लोग, है ना, और यहाँ विकास हो रहा है आपका। ये सरपंच बन गया आपका और विकास करेगा यहाँ पे, है ना। यह अनुसूची के तहत पंचायतों के शक्तियाँ एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित किया गया है। कौन से आर्टिकल 243 में, ठीक, सॉरी वो 343 थोड़ा चेंज कर लेना, ये गलती हो जाती है इसलिए मैं बार बार देखना चाह रहा था, है ना। तो 243 में थोड़ा इसको स्पीड से कर ले, हमारे 10 मिनट बचे हैं। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा जोड़ा गया था। इसके तहत पंचायतों के अंतर्गत 29 विषय की सूची की व्यवस्था की गई थी। कितनी विषय की थी? 29 विषय की व्यवस्था की गई थी, है ना। तो देखिए हम इसको डिस्कस कर ही लेते हैं फटाफट। तो ये देखिए पंचायती राज व्यवस्था के लिए कुछ अनुच्छेद डिसाइड किए गए थे। 243 सॉरी है ना, उसके लिए माफी चाहता हूँ, हमने 343 कर दिया था, तो ये काफ़ी कुछ भाषा के लिए चला गया था वो, है ना। तो हमने 243 से बात करे थे। अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक यहाँ पे इंक्लूड किया गया है कौन से? पंचायती राज व्यवस्था को, ठीक है। ये अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 243 में परिभाषा दी गई है, ग्राम पंचायत की क्या परिभाषा होगी, ठीक है। अनुच्छेद 343 का ए बोलना चाहिए ग्राम सभा का उल्लेख, इसमें ग्राम सभा बनेगी, ठीक है। 343 का बी बोलना चाहिए पंचायतों का गठन होगा इसमें, ठीक है, पंचायतों का गठन कर सकते हैं। अनुच्छेद 343 का सी बोलता पंचायतों की संरचना इसमें दी गई है। इसमें एक अनुच्छेद 40 भी गांधी जी ने जो बोला था, है ना, गांधी जी की बात अगर बात करें तो 40 अनुच्छेद 40 इसमें पंचायतों की स्थापना संबंधित निर्देश दिए गए थे, है ना, 40 में। ये ध्यान रखें, ये भी आ सकता है आपका पंचायतों संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो आपको 40 भी आ सकता है, तो इसको भी टिक करना है। लेकिन पंचायतों से व्यवस्था दी गई है वो अनुच्छेद आपके पंचायती राज व्यवस्था संबंधित जो अनुच्छेद है वो आपके 243 शुरू होंगे, लेकिन पंचायत की बात कही गई थी 40 में, ये ध्यान रखें। तो कन्फ्यूजन नहीं हो, फिर से एक बार रिवाइज हो जाए आपका, है ना। परिभाषा दी गई 243 में और पंचायत की बात कही गई है 40 में, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे अनुच्छेद 43 का ए ग्राम सभा का गठन होगा इसमें, ठीक है। अनुच्छेद 43 बी बोलना चाहिए पंचायतों का गठन होगा, ग्राम सभा होगा तो उसमें उल्लेख होगा, तो उसमें पंचायत बनेगी भैया ना, पंचायत बनेगी। पंचायतों की संरचना होगी, कौन कौन होगा उसमें संरचना में, है ना, सरपंच होगा, मेंबर होगा, है ना, सचिव होगा, जितने भी जो लोग हैं उनकी बात हुई यहाँ पे सी में। और डी में देखेंगे तो आपका सीटों का आरक्षण, महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था यहाँ पे, SC ST के लिए महिलाओं के लिए आरक्षण दिया गया था यहाँ पे, ठीक है। 43 का ए बोलता है, 243 ई बोलता है पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होगा, ठीक है। ई क्या बोलना चाहिए? कार्यकाल दिया गया इसमें 5 वर्ष का। आरक्षण की बात करें तो आप कहाँ दोगे? डी में, और ई आपका कार्यकाल, ठीक है। अनुच्छेद 243 के बोलना चाह रहा है एफ सदस्यों के लिए योग्यता, पंचायतों का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम योग्यता 21 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। 21 वर्ष का होगा तभी आपका पंचायत चुनाव लड़ सकता है। कौन से? एफ में दिया गया है, ई में 5 वर्ष। अब 243 का जी देखेंगे, जी में पंचायतों की शक्तियाँ दी गई है, शक्तियाँ क्या क्या होगा उसके बाद? अधिकार होगा, उत्तरदायित्व क्या होगा, ये दिया गया है। अनुच्छेद 43 का एच क्या बोलना है? पंचायती संस्थाओं को कर लगाने का अधिकार होगा, ठीक है। टैक्स वैक्स जिसे लगा सकता है वो, इसके लिए अधिकार है उसको एच में, ठीक है। अनुच्छेद 243 का आई बोलना चाहिए राज्य वित्त का वित्त आयोग होगा, वित्त आयोग का गठन राज्यपाल के द्वारा होगा, है ना। आई में दिया गया है, आई मतलब इनकम, ठीक है, ये ध्यान रखें। अनुच्छेद 243 का जे बोलना चाहिए पंचायतों के उल्लेख का अन्वेषण किया गया है इसमें, ठीक है। जे इसमें लेखा जोखा रखने के लिए ना, ये बोला गया है, ऑडिट के लिए। अनुच्छेद 243 के बोला है पंचायतों के लिए निर्वाचन होगा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, पंचायतों का निर्वाचन कहाँ इंक्लूड है आपका,
के में। और हम नगर पालिका देखेंगे तो अनुच्छेद 243 से रहेगा, लेकिन उसमें जेड ए रहेगा, ये ध्यान रखें। ठीक है, तो आपके के में दिए गए हैं पंचायतों से और जेड ए में दिए गए हैं आपके किससे, नगर पालिका से। अनुच्छेद 243 एल क्या बोलना चाहिए, संघ राज्य क्षेत्रों पर लागू होना है। ठीक है, अनुच्छेद 243 एम बोलना है कुछ क्षेत्रों में लागू ना होना, जैसे नागालैंड, मेघालय, मणिपुर और मिजोरम में लागू नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट अनुच्छेद आपका 243 एन बोलना चाहिए पहले विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना है। ठीक है, और अनुच्छेद 243 लास्ट जो है आपके है ना, चुनावी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर रोक। ठीक है, चुनावी मामला चल रहा है तो आपके यहाँ पे न्यायालय का हस्तक्षेप पर रोक लगेगी। ठीक है, तीसरे से हमारा 9वीं अनुसूची के हमने सारे आर्टिकल आपको शो कर दिए हैं, है ना। और इसमें क्वेश्चन आ सकता है आपकी भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम द्वारा पंचायती राज व्यवस्था को संविधान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, तो पंचायती राज के लिए हमारा 73वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें, है ना, और 74 में नगर निगम की बात करेंगे हम लोग। ठीक है, ये आपकी ग्राम पंचायत बैठी है यहाँ पे। अब कुछ महत्वपूर्ण निर्देश है उसको भी पढ़ लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र में शामिल है कौन सी व्यवस्था आपकी, त्रिस्तरीय है। ठीक है, त्रिस्तरीय हम क्या देखेंगे इसमें, ग्राम पंचायत रहेगी। ठीक है, ग्राम पंचायत, ब्लॉक अथवा पंचायत रहेगी, समिति और जिला परिषद रहेगी। ठीक है, ये त्रिस्तरीय पंचायत है, बलवंत राय मेहता समिति की कमेटी बनी गई थी ये। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी आपके आ सकते हैं। तो इस तरह से हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था थी वो कंप्लीट हो जाती है, 29 विषय में रखे गए हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची इस संशोधन के तहत नगर पालिकाओं की शक्तियाँ और उत्तरदायित्व दिए गए इसमें, किसके, नगर पालिकाओं के, है ना, को निर्धारित किया गया है कौन से, 74वें संविधान संशोधन द्वारा इंक्लूड किया है। इसे भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन 1992 में सन से में, है ना, सन से में पे के तहत भाग 9 ए में शामिल किया गया इसको, भाग 9 का ए डाला गया इसमें। ठीक है, लेकिन अगर पंचायत का बोले तो भाग 9 में इंक्लूड है, ये ध्यान रखें, भाग भी कभी कभी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सभी का धन्यवाद, थैंक यू। यदि हमारा लेक्चर आपको एग्जाम की दृष्टि से सूटेबल लग रहा है ना, और आपको कुछ याद करने में आसानी हो रही है, तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू। यदि हम कुछ ज़्यादा या कुछ गलत बोले उसके लिए सॉरी, है ना। थैंक यू, धन्यवाद।